हेलो पायनियर्स, वेलकम टू पाई ब्लॉक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ISO 2022 क्या है तथा 22 नवंबर को क्या होने वाला है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। आज 17 नवंबर 2025 है और ठीक 5 दिनों में यानी 22 नवंबर को दुनिया भर में पैसों के लेन देन का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पर्दे के पीछे हो रही एक ऐसी क्रांति है जो हम सबके पैसों पर असर डालेगी। और ये सब एक तकनीकी नाम की वजह से हो रहा है, ISO 2022। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मानक, भारत पर इसका असर और सबसे दिलचस्प क्रिप्टो करेंसी और पाई नेटवर्क के साथ इसके रिश्ते के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ये माजरा क्या है। बिल्कुल, आज हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट क्यों नहीं है, बल्कि ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की कह सकते हैं एक नई भाषा है। नई भाषा? जी, एक ऐसी भाषा जिसे हर बैंक, हर वित्तीय संस्थान को बोलना ही होगा। और हम ये भी देखेंगे कि इस नई भाषा को सीखने की दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है और क्रिप्टो करेंसी की इस नई दुनिया में क्या जगह है। ठीक है, तो चलिए इससे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये ISO 2022 आकर है क्या भला? मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। इसे ऐसे समझिए कि अब तक बैंक जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से बात करते थे तो वो पुराने जमाने के टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम? हाँ, SWFT सिस्टम जो अब तक चलता आया वो वैसा ही था। छोटे सांकेतिक संदेश जिसमें बहुत ही सीमित जानकारी होती थी, जैसे X ने Y को $100 भेजे, बस। अच्छा। और ISO 2022 एक विस्तृत मतलब एक रिच टेक्स्ट ईमेल की तरह है। अब संदेश सिर्फ $100 भेजे नहीं होगा। तो कैसा होगा? अब संदेश होगा X जिसका पूरा नाम, पता और अकाउंट नंबर ये है, ने Y जिसकी पूरी जानकारी ये है को $100 इस इनवॉइस नंबर के बदले भेजे हैं, जिसमें $10 टैक्स शामिल है और ये शिपमेंट इस ट्रैकिंग कोड से जुड़ा है। वाह, मतलब लेन देन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एक ही मैसेज में। जी। तो इसका असली फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है रिच डेटा। हमारे स्रोतों के अनुसार ज्यादा डेटा का मतलब है बेहतर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब इंसानी दखल कम होगा। बिल्कुल। सोचिए, कंपनियों के लिए हिसाब किताब मिलाना, जिसे रिकंसिलिएशन कहते हैं, जो पहले हफ्तों का काम था, अब शायद मिनटों में हो सकता है। क्योंकि पेमेंट के साथ ही सारी जानकारी आ रही है। सही बात है। इंसानी दखल कम तो गलतियां कम और प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। और साथ ही जब हर लेन देन के पीछे का पूरा मकसद और संदर्भ साफ होगा तो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। एक मिनट, आपने शुरू में कहा था कि ये बदलाव 5 दिनों में होने वाला है। तो ये 22 नवंबर 2025 की तारीख इतनी खास क्यों है? ऐसा क्या होने वाला है उस दिन? ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव तो नहीं लग रहा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक झटके वाला ही बदलाव है। वो तारीख एक तरह की हार्ड डेडलाइन है। हार्ड डेडलाइन? हाँ, स्विफ्ट नेटवर्क पर पिछले कुछ सालों से पुराने MT संदेश और नए ISO 2022 जिसे MX फॉर्मेट कहते हैं, दोनों एक साथ चल रहे थे। इसे सह अस्तित्व की अवधि कहा गया। अच्छा, तो वो अब खत्म हो रही है? जी, ये अवधि 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है और हमारे सूत्रों में ये साफ लिखा है कि इस तारीख के बाद सीमा पार भुगतान के लिए सिर्फ और सिर्फ ISO 20022 MX फॉर्मेट ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब पुराना सिस्टम बंद? बिल्कुल हमेशा के लिए बंद। वो टेलीग्राम वाला सिस्टम हमेशा के लिए बंद। तो ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये तो वैश्विक वित्तीय क्लब में बने रहने की शर्त है। अगर आप नियम नहीं मानेंगे तो आप खेल से ही बाहर। बिल्कुल यही बात है। ये तो वैश्विक स्तर की बात हुई, लेकिन जब ये बदलाव भारत के दरवाजे पे दस्तक देगा तो अंदर का नजारा कैसा होगा? हमारे बैंक क्या वाकई इसके लिए तैयार हैं, जबकि डेडलाइन बस सिर पर है? देखिए, भारत के बैंक पूरी तेजी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी तो स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार तैयारी 3 मुख्य स्तरों पर हो रही है। वो क्या है? पहला, अपने पेमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना। दूसरा, एक ट्रांसलेटर सिस्टम बनाना जो पुराने संदेशों को नए फॉर्मेट में बदल सके। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, वो क्या है? अपने आंतरिक IT सिस्टम जैसे KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ताकि वे इस रिच डेटा को समझ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जमीनी हकीकत क्या है? मतलब कौन रेस में आगे हैं
और कौन पीछे छूट रहा है? तैयारी की बात करें तो तस्वीर मिली जुली है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बड़े प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC और ICICI ये लगभग तैयार हैं। अच्छा। वे टेस्टिंग के एडवांस फेज में हैं। उनका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मजबूत है, तो उनके लिए ये बदलाव अपनाना आसान रहा है। और हमारे सरकारी बैंकों का क्या हाल है? वहीं सरकारी बैंकों की तैयारी जारी है। उनके कोर बैंकिंग सिस्टम थोड़े पुराने हैं, जिन्हें लेगेसी सिस्टम कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। तो इन पुराने सिस्टम्स को एकदम नई तकनीक से जोड़ना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। और फिर आते हैं छोटे और सहकारी बैंक। उनका क्या? वो सबसे पीछे हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बहुत कम करते हैं, इसलिए उन पर इसका असर शायद सीमित ही रहेगा। मान लीजिए कोई बैंक चूक गया, तो क्या होगा? क्या उनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगे? मतलब क्या HDFC से भेजा गया पैसा अमेरिका पहुंच जाएगा, पर किसी छोटे सरकारी बैंक का पैसा बीच में अटक जाएगा? इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो हाँ, उनके अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बहुत ज्यादा देरी हो सकती है या वो फेल भी हो सकते हैं। ओहो। दूसरा, नियमों के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जरूरी जानकारी सही फॉर्मेट में नहीं भेज पाएंगे, जिससे उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो विदेशी बैंक उनके साथ काम करते हैं, वे शायद उनके साथ लेन देन ही रोक दे। कोई भी बैंक एक नॉन कंप्लायंट पार्टनर के साथ जुड़कर अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगा। इसीलिए सभी बैंक इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। चुनौतियां तो हैं, लेकिन जाहिर है कि भारत इतनी बड़ी मशक्कत किसी वजह से कर रहा होगा। फायदे क्या हैं इसके? बिल्कुल। सोचिए, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। पैसा कहाँ है, क्यों रुका है, कुछ पता नहीं चलता था। हाँ, ये तो होता है। ISO 2022 इस ब्लैक बॉक्स में खिड़की लगा देता है, जिससे हर कोई बैंक, रेगुलेटर्स और बिजनेस भी पैसे के पूरे सफर को देख पाएंगे। ये सिर्फ तेजी नहीं, ये पारदर्शिता की क्रांति है। और इससे व्यापार पर भी असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा। निर्यात, आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत आसानी होगी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये भारत के डिजिटल रुपए यानी CBDC, हाँ, जो रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी होगी, जी, उसके लिए भी ये एक मजबूत आधार बनेगा। भविष्य में जब डिजिटल रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो ISO 2022 ही वो वैश्विक भाषा होगी जिसमें ये बात करेगा। ये सब तो पारंपरिक बैंकिंग की दुनिया की बातें हैं, लेकिन आज के दौर में पैसे की बात क्रिप्टो के बिना तो अधूरी है। तो इस ISO 2022 का क्रिप्टो करेंसी और खासकर पाई नेटवर्क से क्या लेना देना है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ हमें बहुत साफ रहना होगा। ISO की अपनी आधिकारिक FAQ वेबसाइट इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कहती है वो? वो ये कि ISO 2022 क्रिप्टो करेंसी को प्रमाणित या खारिज नहीं करता है। ये सिर्फ एक मैसेजिंग का मानक है, पैसों का नहीं। ISO के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी स्वाभाविक रूप से ISO 2022 के अनुरूप नहीं है। यह मानक उन्हें कोई मान्यता नहीं देता। एक मिनट, तो फिर ये XRP, स्टेलर, XDC जैसे प्रोजेक्ट्स खुद को ISO 2022 कंपैटिबल या रेडी क्यों कहते फिर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है? ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है, मार्केटिंग से कहीं ज्यादा। देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि ISO ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सिस्टम इस तरह से बनाया है कि वो भविष्य में पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के साथ आसानी से बात कर सके। अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को भविष्य में बैंकों के साथ जुड़ना है, तो उसे बैंकों की भाषा बोलनी होगी। और वो भाषा है ISO 2222। बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट्स एक तरह से पारंपरिक वित्त की दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक पुल बना रहे हैं। अच्छा, तो ये भविष्य की तैयारी है। तो फिर पाई नेटवर्क की क्या स्थिति है? उसका कोई सीधा लिंक है? क्या वो भी इस पुल पर चलने की तैयारी कर रहा है? सीधे तौर पर अभी कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। पाई नेटवर्क ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वे ISO 2022 को अपना रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पाई नेटवर्क अभी एक बंद इकोसिस्टम में है, मतलब इसका लेन देन सिर्फ इसके अपने नेटवर्क के अंदर हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन इसका मेन नेट पूरी तरह से खुलेगा और ये वैश्विक भुगतान और बैंकों के साथ एकीकरण करना चाहेगा,
तब ISO 2022 के साथ संगतता एक बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकती है। कैसे? ये इसे बैंकों और फिनटेक कंपनियों के साथ आसानी से जुड़ने में मदद करेगा, क्योंकि तब वे एक ही भाषा बोल रहे होंगे। ये एक तरह से भविष्य के लिए अपने सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि ISO 2022 वित्तीय दुनिया की नई ऑपरेटिंग भाषा बन रही है, जिसकी डेडलाइन बस दरवाजे पे खड़ी है। हाँ, ये एक बड़ा तकनीकी बदलाव है जो पर्दे के पीछे हो रहा है, लेकिन इसका असर हम सबके लेन देन पर पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमें 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये है। पहली, 22 नवंबर 2025 की तारीख वैश्विक भुगतान के लिए निर्णायक है। इसके बाद पुरानी व्यवस्था इतिहास बन जाएगी। दूसरी, भारत इस बदलाव को अपनाने की इस मुश्किल दौड़ में शामिल है, और ये तैयारी देश की वित्तीय प्रणाली को आधुनिक और वैश्विक स्तर का बनाने में मदद करेगी। और सबसे आखिर में क्रिप्टो, हाँ, और तीसरी, क्रिप्टो के लिए ISO 22002 कोई मान्यता का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक वित्त की दुनिया में प्रवेश करने का एक संभावित पुल है। पाई नेटवर्क का इससे संबंध अभी पूरी तरह भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करता है। आज की पूरी बातचीत से मेरे मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। बताइए। अगर ISO 22002 वाकई पूरी दुनिया के पैसों की एक भाषा बन रही है, तो क्या यही भाषा भविष्य की गेटकीपर बन जाएगी? यानी जो इस भाषा को सीखेगा वही मुख्यधारा में आएगा और बाकी सब बाहर रह जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनोवेशन को एक स्टैंडर्ड में लाने की कोशिश में हम नए तरह के इनोवेशन का दरवाजा ही बंद कर दें? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। धन्यवाद।